सीता देवी की बेटी उसके घर आती है। अरे विशाल, देखो तो घर में ताला लगा है। जल्दी से माँ जी को फ़ोन करो। हाँ। नीतू अपनी माँ सीता देवी को फ़ोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो वृद्धाश्रम में है। माँ, भैया भाभी कैसे हैं? आपको वृद्धाश्रम में छोड़कर बाहर घूमने चले गए। शर्म आनी चाहिए उन्हें। आप चिंता मत करिए माँ, मैं उनको अच्छे से समझाऊंगी अब। हाँ नीतू। करीब 5 दिन बाद जब धीरज अपनी पत्नी के साथ वापस भारत लौटता है। वाह भैया वाह, बेशर्मी की भी हद होती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम दोनों हमारी भावनाओं को नहीं समझते हो, बस बेवजह हम लोगों को बुरा बनाए जा रहे हो। हाँ, हमने तो माँ जी को आश्रम इसलिए भेजा था ताकि वो वहां पर सेफ रहे, लेकिन आप लोग तो उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे। इस तरह दोनों पति पत्नी विशाल और नीतू को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। अरे नीतू, ये ले, तू क्या सोचती है तेरा भाई एक नंबर का बदमाश है? तू नहीं जानती कि तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है। ये ले, ये तेरे लिए ये विदेशी पर्स और सैंडल, और ये लीजिए जमाई साहब आपके लिए ये कपड़े। अरे इसकी क्या ज़रूरत है? अरे जमाई साहब, आपका तो हक बनता है, लीजिए। हाँ हाँ, ले लीजिए। और महंगे महंगे कपड़े, जूते और कई सारे गिफ्ट्स लेकर नीतू चुपचाप रह जाती है। लेकिन अजी, आप शांत रहिए ना। भैया सही कहते हैं, इन्होंने जो किया होगा अच्छाई के लिए किया होगा। सॉरी भैया। अरे कोई बात नहीं बहना। इस तरह धीरज इस मामले को निपटा देता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। कुछ महीने बाद नीतू को बेटी होती है। बेटा, इस बार तो पेंशन ज़्यादा निकालना। हाँ। अरे माँ, अब क्या पूरा घर ही उठा कर दोगी उसको? विदेश से इतना सारा गिफ्ट लेकर आया था उसके लिए, वो भी तो देखो। और नहीं तो क्या। अरे बेटा, लेकिन वो गिफ्ट तो तूने दिए थे ना, मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा ना बेटा उसे। अरे माँ, आपने ही नीतू के ससुराल वालों को अपने सर चढ़ा रखा है। वही तो। अरे माँ जी, बड़े लालची किस्म के लोग हैं वो लोग। बस आप नीतू को 2 जोड़ी कपड़े दे देना, बहुत है। दोनों पति पत्नी सीता देवी को पट्टी पढ़ाते हैं और उन्हें पेंशन भी नहीं दी जाती। खैर, सीता देवी जब अपनी बेटी घर में थी तो क्या बात है समधन जी, आजकल बड़ी कंजूसी दिखाई जा रही है। क्या मतलब समधन जी? अरे वो मैंने कपड़े देखे जो आपने नीतू को दिए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मंगल बाजार से खरीदा हुआ सस्ता सा कपड़ा है। माफ़ करना। वाह समधन जी, बस माफ़ी मांग ली और हो गया। चलो बढ़िया है, ये नया तरीका है। माफ़ी मांग लो और अपने पैसे बचा लो। अरे अपनी इज्जत का नहीं, हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। ये जो आपने सूट दिया है ना, ये भी ले जाइए, आपकी बहू के काम आएगा। सासू माँ, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते नीतू। समधन जी, दरअसल पैसे नहीं थे। और इस तरह सीता देवी को अपने समधी, समधन, जवाई और बेटी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत दुख होता है। वो अपने छोटे बेटे को कॉल लगाती है जो दूसरे शहर में था। बेटा। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही है? फिर वो सारी बातें अपने छोटे बेटे पंकज को बताती है। रोइए मत माँ, मैं वहाँ आता हूँ। फिर क्या था, पंकज तुरंत अपनी माँ के पास चला आता है। माँ, हमें तुरंत बैंक जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। इसके बाद पंकज अपनी माँ को लेकर बैंक जाता है और पूरी छानबीन करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके बड़े भाई ने कितना बड़ा घोटाला किया है। उसी शाम, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी के सामने मुंह ना खोलूं, तो पेंशन का आधा हिस्सा मुझे भी देना होगा। अरे ठीक है ना छोटे। अब पेंशन का कुछ हिस्सा पंकज को भी जाने लगता है। ए जी, सासू माँ की पेंशन तो बहुत ज़्यादा है, तो आपके भैया आपको इतना कम पैसा क्यों देते हैं? हाँ, बड़े भैया बहुत चालाकी दिखा रहे हैं ना, अब मैं भी दिखाता हूँ अपनी चालाकी। अगले दिन, माँ, अब जल्दी से इन कागज़ पर साइन कर दीजिए, तब बड़े भैया आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा। दरअसल वो सीता देवी की प्रॉपर्टी के कागजात थे। फिर क्या, अब सीता देवी के हाथ से उसकी प्रॉपर्टी भी चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद, वाह पंकज वाह, तू तो आस्तीन का सांप निकला। तूने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, तेरी इतनी हिम्मत। वाह, देखो तो ये बात बोल भी कौन रहा है, जो खुद मम्मी की पेंशन पर अय्याशिया कर रहा है। अच्छा, हम अय्याशिया कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? अरे आपने तो हमसे भी बड़ा हाथ मारा ना देवर जी। हाँ, और क्या, भाई भी तो आपके पति के ही हैं हम।
वैसे भी आप दोनों के साथ बहुत अच्छा हुआ। तुम दोनों तो पहले से ही निकम्मे थे, ना कभी घर में ध्यान दिया ना कभी माँ जी पर, लेकिन हिस्सा तो इन लोगों को ही चाहिए। अरे आपने क्या उखाड़ लिया, दिन भर बस खाना ही तो बनाती रहती हो। हाँ तो तू तो उतना भी नहीं कर पाती ना। इस तरह इन चारों में खूब लड़ाइयाँ होती हैं। वहीं सीता देवी बाजार से वापस घर आ जाती है और इन सब की सारी बातें बाहर से सुन लेती है। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। सीता देवी वहाँ से चली जाती है और सीधे लैंडलाइन से अपनी बेटी को फ़ोन करके सारी आप बीती सुना देती है। बेटी को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है। चिंता मत करिए माँ, मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद नीतू अपनी माँ के लिए किराए के कमरे का बंदोबस्त कर देती है। ये किराए का कमरा उसके ससुराल के पास ही था। माँ जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग उनकी अकल ठिकाने पर लेकर ही आएंगे। हाँ माँ। इसके करीब 15 दिन बाद नीतू और विशाल धीरज के घर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे भैया, हम तो आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आए थे। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे आप दोनों सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। माँ ने हम सबसे एक बात छुपाई थी। आप सबको पता है, माँ के पास 7 बीघा ज़मीन है, वो भी शहर के बीचों बीच। अब आप ही सोचिए उसकी कीमत आज के समय में कितनी होगी। क्या? क्या? तुझे ये सब कैसे पता? अरे हमारी माँ बड़ी चालाक है, उनको तो हम सब पर विश्वास ही नहीं था, इसलिए उन्होंने हमसे ये बात छुपा कर रखी थी, ताकि अगर हम लोग कोई बदमाशी करें तो बुढ़ापे में ये ज़मीन ही उनका सहारा बने। और 3 दिन पहले एक रात मैंने उनकी बात चुपके से सुन ली। वो फ़ोन पर किसी वकील से बात कर रही थी और इसी ज़मीन का जिक्र कर रही थी। अच्छा, हाँ, और मैंने उन ज़मीनों के पेपर्स भी बनवा लिए हैं भैया। आप दोनों जल्दी से साइन कर दीजिए और वो ज़मीन अपने नाम कर लीजिए। नीतू ने तो साइन भी कर दिया है। अब हाँ हाँ लाइए ना। हाँ बिल्कुल। दोनों भाई बिना सोचे समझे उस पेपर्स पर साइन कर देते हैं। तभी वहाँ पर वकील और सीता देवी आती हैं। वाह मेरे लालची बच्चों, आज तुम्हारी लालच की वजह से मुझे मेरी पेंशन और मेरी ज़मीन दोनों वापस मिल गए। क्या? क्या? हाँ, अरे लालच की भी हद होती है। आपने अपनी विधवा माँ की पेंशन ले ली और आप पंकज भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने तो माँ जी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। इसीलिए हमने ये नाटक किया और आप सब फंस गए। मिस्टर पंकज और मिस्टर धीरज, आपको उनके प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है। अभी के अभी सब निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसे धोखेबाजों और लालची लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ जी। हाँ माँ, ऐसा मत करिए। सीधे मुँह बात समझ में नहीं आती क्या? निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। और कितना जलील हो गए। हाँ, और अब तो मुझे तुम लोगों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। निकलो। सभी लोग सीता देवी से बहुत माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब सीता देवी पत्थर की बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ सहा जो था। खैर, वो चारों थक हार कर वहाँ से निकल जाते हैं। मारो ये मत, आपकी बेटी आपके साथ हमेशा रहेगी। हाँ माँ जी, और आपका जवाई भी। इसके बाद सीता देवी अपनी बेटी नीतू और अपने जवाई विशाल के साथ खुशी खुशी एक घर में रहने लगती है।